शरीफ को जिन लोगों ने निकाला, मियां साहब उन्हीं की गोद में बैठकर पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और 9 साल से मियां साहब को आज तक पता ही नहीं चला कि उन्हें क्यों निकाला। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से अपने पूरे टब्बर को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर जाकर बैठे हैं और जिस तरीके से उन्होंने यास्मीन राशिद की सीट छीनी, उनकी बेटी ने महर शराफत की सीट छीनी, उनका भाई, उनके रिश्तेदार सारे जाली नशिस्तों के ऊपर आए और 17 सीटों से उन्हें सादा अक्सरियत तक पहुंचाया गया। फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर माले गनीमत समझ के शब खून मारा गया, ये सारा कुछ करने में मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी दोनों पार्टनर हैं और ये पार्टनर इन क्राइम है। पाकिस्तानियों के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ ये सारा इन्होंने तो किया। आप मुझे बताएं ना, कौन सा एक आईपीपी है जो इमरान खान साहब लाए और लाकर उन्होंने लगाया और उसमें कमीशन खाया हो और वो पैसा आज कौम को देना पड़ रहा हो? मुझे बताएं ना, कौन सा आईपीपी है जो इमरान खान तो डैम बना रहा था जिससे इंतहाई सस्ती बिजली बनती है। ये आईपीपी ज्यादातर नवाज शरीफ लेकर आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी लेकर आई, फिर परवेज मुशर्रफ लेकर आए। तो ये तीनों मिलकर इस तरह के रेंटल पावर मंसूबे लेकर आए या आईपीपीज लेकर आए जिन्होंने कौम की जड़ों को खोखला कर दिया। आज पाकिस्तानी वफाकी वजीर के कहने के मुताबिक जो 100 रुपया देता है बिजली के बिल में, उसमें 75 रुपए इनके किए किराए का देता है, यानी कैपेसिटी पेमेंट्स का देता है 75 रुपए। कैपेसिटी पेमेंट वो पेमेंट है जो बिजली आपने खरीदी नहीं, बनाने वाले ने बनाई नहीं, लेकिन उसके पैसे आपने दे दिए। मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री आता है और वो आपको आकर कहता है कि जनाब मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये दीवार आपकी 3 दिन में बना दूंगा और मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा। 3 दिन के बाद जो है वो दीवार 75% बनी नहीं और वो आपसे 10,000 रुपए मांग रहा है। तो आप उससे कहते हैं भाई तुमने तो बनाई नहीं तो 10,000 क्यों मांग रहे हो? तो वो कहता है जी मेरी कैपेसिटी तो थी कि मैं 3 दिन में बनाऊंगा, अब मैंने नहीं बनाई लेकिन आपने पैसे मेरी कैपेसिटी के मुताबिक देने हैं। तो इसी तरह ये कैपेसिटी पेमेंट है जो आप अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब काफी बुखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई डरा हुआ आदमी नहीं होता। मियां साहब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं। उनके अपने बहुत करीबी साथी इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। जो प्राइवेट ग्रुप चैट्स हैं उनके ऊपर लोग कह रहे हैं कि मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं है। एक कंफ्यूजन का शिकार मियां साहब दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके अल्फाज का चुनाव उनका साथ नहीं दे रहा। चेहरे के तासुरात मियां साहब का साथ नहीं दे रहे। वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं। सच बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। शिकवा करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो मियां साहब एक ऐसे सियासी मोड़ पे आकर खड़े हो गए जहां पे उन्हें फैसला करना पड़ेगा, या इक्तदार या इज्जत और सियासत। अगर तो सियासत करनी है इज्जत के साथ तो फिर इक्तदार को मियां साहब को लात मारनी पड़ेगी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपना सीना करना पड़ेगा, जैसे इस वक्त इमरान खान साहब ने किया हुआ है। आज मियां साहब कहें जी कि हम पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत से पाक करते हैं और जरदारी साहब से इसके बारे में बात करें, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि इमरान खान फौज के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने माजी करीब में यह बात साबित भी की है। अब नूरा कुश्ती इस वक्त चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में। एक कहता है जी 2000 मेगावाट बिजली बनाना हमारे बाएं हाथ का काम है, दूसरा कहता है जी अगर बाएं हाथ का काम है तो तूने बनाया क्यों नहीं? भाई सवाल यह पैदा होता है कि जो तुम लोगों ने मंसूबे लगाए, कौम उसका अभी तक खर्चा उठा रही है। जिस किस्म के आईपीपी या पावर प्लांट्स तुम लोगों ने लगा दिए पाकिस्तान में, कौम बिल दे देकर कौम की कमर टूट गई है। इजाफी बिजली पैदा कर दी है और वो भी लोगों को फराहम नहीं कर रहे, लोड शेडिंग हो रही है। ये जितनी तबाही आज तक हुई है ना पाकिस्तान में, उसके लिए ज्यादातर जो माशी तबाही के लिए जिम्मेदार हैं वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने मिलकर पाकिस्तान में सारी की सारी मुआशी तबाही की है। और नूरा कुश्ती का इनका मॉडल बहुत पुराना है। ये हमेशा से आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। सियासी मैदान के जो असल खिलाड़ी है इमरान खान, उसको डाला हुआ इन्होंने काल कोठरी में और उसके हमायतियों पर पाबंदियां लगा के ये रेलू कट्टे जो हैं वो इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। ये सारे रेलू कट्टे हैं। इस वक्त इमरान खान का मुकाबला अवामी मैदान के अंदर ये नहीं कर सकते। अंपायर भी इन्होंने साथ मिलाया हुआ है। तो जब इमरान खान है ही नहीं तो फिर आप बड़ा जलसा करें, छोटा जलसा करें, इससे फर्क क्या पड़ता? या तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला मैदान देते, उन्हें मौका देते इलेक्शन लड़ने का, वो आते अपने इंतखाबी निशान के साथ, उनके लोग वहां पे कंपेन करते, वो आपके ऊपर तनकीद करते और आपको काउंटर करते, तो फिर तो होता मैदान के अंदर मुकाबला। आपने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। इसके बावजूद मंजी ठुकी पड़ी है। इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनानी कैसे है। कश्मीर से भी नादरीन खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही, लेकिन एक चीज कश्मीर से मुझे पता चली है कि
कश्मीर में जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी की हुकूमती साइड है उनसे ये कहा कि आप 12 के बजाय 6 सीटें कर लें। यानी अगर आप हमें 6 सीटें कश्मीर के बाहर से दे दें तो बाकी हम कश्मीर के अंदर से मैनेज करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि इतनी धांधली हम कर लेंगे, फॉर्म 47 इतने जारी कर लेंगे, दूर दराज के इलाके हैं, कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पे हम इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिहाजा हमें अब मौका दें, 6 सीटें कम से कम हमें चाहिए होंगी बाहर से। अब हुकूमत इस बात पर राजी होना शुरू हो गई है कि जनाब हम सीटों की तादाद कम कर देते हैं। ये वो महाजरीन की सीटें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर हमेशा से अपनी कठपुतली हुकूमत कायम करती आई है और इस मरतबा भी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। तो ये 12 सीटें उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर धांधली करना आसान या मुमकिन नहीं होगा। हां, अब यह कहा जा रहा है कि जनाब सीटें कम कर ले, हमें अगर 6 भी मिल जाए ना तो ओवरऑल भी 6 कम हो जाएंगी। यानी अगर आप इसको फर्ज करें 50 हैं तो आप 6 कम करेंगे तो ओवरऑल भी तो नंबर कम हो जाएगा ना। तो अगर आप 6 भी हमें दे दें तो बाकी हम मैनेज कर लेंगे कश्मीर में से। तो हुकूमत इस बात के ऊपर कुछ हद तक राजी हुई है, ये खबरें चली हैं सोर्सेज से। लेकिन देखें कर क्या रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है, और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। भारत पाकिस्तान का पानी फतह कर रहा है। भारत में एक तजवीज आई थी, अब उसके ऊपर काम हो रहा है और प्रैक्टिकली काम हो रहा है। यह मनसूबा 2029 में मुकम्मल हो जाएगा। अभी इसका पोल खोल दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी। वो कर ये रहे हैं कि दरियाए चनाब जो पाकिस्तान का पानी है, देखिए जो सिंध तास मुआहदा था उसके मुताबिक 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया इंडिया के थे। हमारे दरिया कौन से थे? हमारे दरिया थे चनाब, सिंध और जेलम, जबकि इंडिया के थे सतलुज, ब्यास और रावी। अब हुआ यह कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पानियों पर कब्जा करता गया। उसने डैम्स बनाए, परवेज मुशर्रफ नहीं रोक सका, उसके बाद कोई और हुकूमत नहीं रोक सकी। तो इंडिया हमारे पानियों पे डैम बनाता रहा, हमारे पानियों के ऊपर रुकावटें खड़ी करता रहा और वहां पे मंसूबे बनाता रहा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को बंजर करने की साजिश पे अमल करता रहा। अब दरियाए चनाब जो एक बहुत बड़ा जरिया है पंजाब में जमीनों को सैराब करने का, हमारे बहुत सारे इजला ऐसे हैं जो खुश्क हो जाएंगे अगर इन्होंने कहीं चनाब और इसका पानी रोक दिया, चनाब का पानी कहीं बदल दिया। तो दरियाए चनाब से पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर। और यह सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। कोई टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कोई 9 किलोमीटर का इसका फासला बताया जा रहा है कि यहां से पानी को दरियाए चनाब से निकालेंगे और लाखों क्यूसेक पानी यहां से शिफ्ट कर देंगे, मिलियंस ऑफ क्यूसेक्स पानी यहां पे शिफ्ट कर देंगे दरियाए चनाब से निकालकर दरिया ब्यास में। और फिर पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहेंगे, पाकिस्तानी जमीनें बंजर होंगी। और ये प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं। 2029 में इन्होंने इसको मुकम्मल कर लेना है। इंडिया नहीं, उसका दावा है। अब एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो यहां होनी चाहिए थी। वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फतह करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, जिसकी जो तरजीहात हैं उसको वो मिल जाएगा। इंडिया इस वक्त पानी हासिल करना चाहता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत हासिल करना चाहती है। ये डिक्टेटर जब भी मुसल्लत होते हैं ना नाजरीन, तो इनके साथ जो लोग टाउट्स बन जाते हैं या जो लोग इनके सहूलतकार बन जाते हैं या जो लोग इनको सपोर्ट फराम करते हैं, पॉलिटिकल लोग, उन्हें हर चीज की माफी होती है। मिसाल के तौर पे यहां पे जियो न्यूज जो इस वक्त हुकूमत का बहुत पसंदीदा न्यूज चैनल है, जियो ने खबर दी है और उन्होंने कहा जनाब कि हमने कोशिश की आरटीआई के जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पाकिस्तान के अंदर भी एक कानून है, इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में है कि आप लिखकर जवाब मांग सकते हैं। वो कहते हैं जी हम कोशिश करते हैं मरियम नवाज के बारे में जवाबात मांगने की कि कौन से ट्रिप पे कितने बंदे गए और किस खाते में गए, हमें तफसीलात दी जाए। तो हमें कहीं से पंजाब हुकूमत कोई तफसीलात देती नहीं है। यानी ये आइन को और कानून को नहीं मानते, ये बताते ही नहीं है। मरियम नवाज को 100 खून माफ है, बिलावल को और आसिफा को 100 खून माफ है, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद की सीट पर चौड़े होकर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और उसके बच्चों को सब माफ है, फजलुर रहमान और उनकी फैमिली को सब माफ है, जमात इस्लामी की सत्ते खैरा है और एमक्यूएम हमेशा हर डिक्टेटर के साथ मिल जाती है। जब भी कभी डिक्टेटरशिप का दौर आता है तो एमक्यूएम हमेशा तरक्की करती है, आगे बढ़ती है। जब भी कभी जमहूरी अदवार आते हैं तो एमक्यूएम स्क्वीज होती है, हमेशा सुकड़ जाती है। जब भी कभी जमहूरी अदवार आते हैं, जमहूरी अदवार में एमक्यूएम के लिए जगह बहुत कम होती है हमेशा। इमरान खान साहब की बहनों को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, वो गए दोबारा से, वहां पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई।
अब तो ये एक तरह की हाजिरी बनती जा रही है। देखें, बहनें तो जाती हैं, उनका जाना बनता है। जिस दिन वो नहीं जाएंगी उस दिन कह दिया जाएगा जनाब कि हम तो आज मिलवाना चाह रहे थे, उसकी बहनें ही मिलने नहीं आई। और जब वो नहीं जाएंगी तो खबरें भी ये चलाई जाएंगी इमरान खान को उसके खानदान ने भी तनहा छोड़ दिया, आज उसके साथ कोई नहीं रहा, उसकी बहनें भी मिलने नहीं आई। मुझे पता नहीं खबरें चलाई जाएंगी, तो बहनों को तो जाना ही है। सुहेल अफरीदी साहब भी वहां पे चले जाते हैं, वहां जाके बैठते हैं। तो ये हाजिरी लगाने वाला ही मामला है। देखिए, मुलाकात तब तक नहीं होनी या एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर तब तक नहीं डलना जब तक कि आप लाखों नौजवानों को इकट्ठा नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में हर वीलॉग में मैं एक बात कहता हूं, मेरा कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन देखिए उनके पास एक मौका था, उनके पास एक शानदार मौका था, एक लोगों के अंदर एनर्जी आई थी, लोगों ने तवक्को बांध ली थी उनसे, वो लाखों नौजवानों को इकट्ठा करके सबके मुंह बंद कर सकते थे और वो एस्टेब्लिशमेंट को उस जगह पे ला सकते थे जहां पे एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खुद बैठकर बात करने पर और उनको इंसाफ देने पर राजी हो जाती कि ठीक है जी हम बीच में से निकलते हैं। ये वो कर सकते थे, लेकिन वो इस रास्ते पे चले नहीं बदकिस्मती से, और उन्होंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, उस तरफ वो नहीं बढ़े। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया बजट के हवाले से, उन्होंने धरने की धमकी दे दी है कि जनाब हम धरना देंगे। देखिए, अभी वो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, अगर पार्लियामेंटेरियन जाके कौमी असेंबली के बाहर धरना भी दे देंगे तो क्या बजट रोक लेंगे? ये बजट तो पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और PMLN ने बजट पास करना है, उन्होंने ताखीर क्यों की है? अभी बजट की डेट आगे लेकर चले गए। ताखीर इसलिए की है कि सारे के सारे फंसे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। वहां से इलेक्शन जब एस्टेब्लिशमेंट इनको जितवा देगी तो ये पहुंचेंगे वापस इस्लामाबाद, एस्टेब्लिशमेंट इनको इलेक्शन जितवाएगी और ये एस्टेब्लिशमेंट और IMF की मर्जी का बजट पास करवाएंगे पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर। यही सौदेबाजी है सियासत की, और इन्होंने हमेशा सौदेबाजी ही की है। बजट के ताखीर होने की एक वजह और भी बताई जा रही है, वो ये है कि हुकूमत कुछ और कानून साजी भी करना चाहती है, जिसके बाद IMF के साथ मिलकर यह हुकूमत अवाम का खून ज्यादा बेहतर अंदाज में और ज्यादा आसानी से नचोड़ सकेगी। तो ये जनाब कुछ कानून साजियां करनी है, इस वजह से थोड़ी सी ताखीर भी हो गई है। अब आ जाए नाजरीन कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो यहां पे एक खबर फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं 3 मुल्कों पर। एक इराक के कुछ इलाके हैं, वहां पे ड्रोन दागे गए हैं, और ये कुर्द इलाके हैं जहां पे उनकी एक आज़ादी की मूवमेंट भी चल रही है, और यहां पे इन्हीं एरियाज में कुछ अमेरिका का और इसराइल का इन्फ्लुएंस भी है। दूसरा, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जो दागे हैं आलमी मीडिया के मुताबिक वो कुवैत पर दागे हैं और बहरीन पर दागे हैं, और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उनको हवा में तबाह किया जा रहा है, और ईरान ने पूरी एक लहर चलाई है मिसाइलों की और ड्रोन्स की इन 3 कंट्रीज की जानिब। ये हुआ क्यों? जनूबी ईरान का जजीरा कशम है, वहां पर धमाकों के बाद ये उसके रद्द अमल के तौर पे हुआ है। समुद्र में भी कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ जहाज भी जो है उनको नुकसान पहुंचा, और उसके बाद फौरी तौर पे ईरान का रद्द अमल सामने आया। लेकिन ईरान ने अब तक का एक सबसे खौफनाक स्टेटमेंट दे दिया है। ये स्टेटमेंट उस नौयत का है जिस नौयत का स्टेटमेंट हम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते थे। ईरान की IRGC का बयान है ये, और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनका ये स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं मारो और भाग जाओ, हिट एंड रन। इसका दौर अब खत्म हो चुका है। किसी भी नई हमाकत का जवाब एक ऐसे जलजले जैसे इबरतनाक और फैसला कुन रद्द अमल से दिया जाएगा जो तयशुदा कवानीन और हुदूद से कहीं आगे निकल जाएगा। हम खित्ते में तमाम जारहियत पसंदों के हेडक्वार्टर्स और मफादात को राख के ढेर में तब्दील करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। यह बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी जब से यह लड़ाई चल रही है तब से लेकर अब तक ईरान ने जितनी धमकियां दी हैं, यह धमकी उनमें सबसे खतरनाक है। जलजले जैसा रद्द अमल का मतलब यह है कि बहुत हैवी किस्म की बम्बारमेंट की वो बात कर रहे हैं, और जलजला तभी आता है जब कोई आप एटमी धमाका करते हैं। वैसे ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि ईरान की एटमी सलाहियत कहां तक है। देखिए, इसके बारे में अब कोई नहीं जानता। जब तक ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जंग से पहले का वक्त था, तब तक सबको पता था कि ईरान का एटमी मवाद कहां पे है। जिस वक्त अमेरिका ने और ईरान ने 2025 में जून में बमबारी की ईरान के ऊपर, उसके बाद से लेकर मामला खराब होने शुरू हुए। ईरान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन फिर से उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। तब से लेकर अब तक किसी ने ना उस यूरेनियम को देखा, ना उसकी मिकदार, ना वो कहां पड़ी है, ना वो किस हालत में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, गुज़िश्ता लगभग 1 साल से दुनिया नहीं जानती। और ईरान 60% यूरेनियम को अफसूदा कर चुका था। अब ईरान को सिर्फ चंद हफ्ते चाहिए, या आप 1 महीना लगा लें, कि ईरान इसी यूरेनियम से एटम बम
बना सकता है, उसके अंदर यह सलाहियत है। इसको मजीद अगर वो यूरेनियम को अफसूदा कर लेता है तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिसके बाद वो इसको एटमी मवाद में कन्वर्ट करके अपने मिसाइलों के साथ लॉन्च कर सकता है। तो क्या ईरान ने ये कर दिया? ये एक सवाल है, दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है कि वो कहां गई। जो आलमी निगरानी का इदारा है IAEA, वो लोग तो बाखबर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कहां गई ईरान की यूरेनियम और किस जगह पड़ी हुई है और उसके साथ अब क्या हो रहा है और वो किस हालत में है। ये अमेरिकन ने और अमेरिकी तजियाकारों ने, दिफाई तजियाकारों ने इस बात के बारे में बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अब नहीं जानते, हम एक अंधेरे में हैं इस यूरेनियम के हवाले से। तो ईरान का ये स्टेटमेंट जो है ये इतना सादा नहीं है। मार्को रूबियो ने इस जंग के बाद पहली मरतबा अमेरिकी सेनेट के सामने स्टेटमेंट दिया। एक तो बात उन्होंने गलत की, गलत बयानी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक बात पे उन्होंने कहा जी कि ईरान में हमने हथियार फराहम नहीं किए और हम इसके खिलाफ हैं कि ईरान के रजीम को तब्दील करने के लिए वहां लोगों को हथियार दिए जाएं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने माजी करीब में खुद एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने हथियार फराहम किए लेकिन वो काम नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने कुर्दों से शिकवा भी किया कि हमने उन्हें हथियार दिए और उन्होंने उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने वो वीलॉग भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रैंक हो गया, कुर्दों ने हथियार ले लिए अमेरिकन से लेकिन उन हथियारों को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि ईरान में रजीम तब्दील किया जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल को और अमेरिका को काफी कामयाबी मिली है। और एक और बात जो उन्होंने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान पर पाबंदियां आबना हुर्मुज के खुलने के बाद भी खत्म नहीं की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मुतालबा सबसे बड़ा यही है ना, एक तो आबना हुर्मुज को खोलो और दूसरा जो जौहरी मामला है उनके ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात करो। तो इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि हम ईरान के ऊपर से पाबंदियां खत्म नहीं करेंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो वो शुमाली कोरिया की तरह हो जाएंगे, वो इसराइली रियासत को तबाह कर देंगे और आप उनके जौहरी हथियारों की वजह से उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बात तो ठीक है। देखें, शुमाली कोरिया एक कमजोर मुल्क था और उसके ऊपर भी हमला होना था और उसकी तबाही जो है वो पक्की थी कि उनको बहुत बुरी तरह मार पड़नी थी, लेकिन उन्होंने एटमी धमाका कर दिया। अब जब से उनके बाद एटम बम बना है उसके बाद से वो मिसाइल बनाते हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। शुमाली कोरिया को बाहर से मारना, फौजी ताकत के जरिए ज़ेर कर लेना अब ये मुमकिन नहीं रहा। तो इसी तरह मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए या एटमी तजर्बा कर लिया तो उसके बाद जब चाहेगा वो इसराइल को तबाह कर देगा और खित्ते के अंदर जो बालादस्ती है वो अमेरिका की खत्म हो जाएगी। फिर ईरान के ऊपर अटैक करना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो नादरीन, ये स्टेटमेंट्स हैं और ये चीजें मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने